हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली क्लास के अंदर अपने 6 केसेस ख़त्म कर लिए थे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वाले। अब जो सा अगला टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास की लास्ट में जो एक टॉपिक समझा था, मतलब जस्ट हिंट लिया था, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। ठीक है जी, आज उसकी एंट्री सीखेंगे और उस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, चलो देखना स्टूडेंट्स। देखो, पिछली क्लास के अंदर क्लास की लास्ट में मैंने आपको क्या सिखाया था सर? हमने एक टॉपिक सीखा था सर। टॉपिक का नाम क्या था? मैंने आपको बताया था इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद आ गया? फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम जो कंसिडरेशन दे रहे हैं कैश के अदर वे में दे रहे हैं, कैश में नहीं दे रहे। ठीक है, चलो सर, आपने हमें ना कल ये बताया था कि इशू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है। सर, हमने ये चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर हम क्या करेंगे? डिवेंचर्स इशू करेंगे। हम क्या करेंगे सर? डिवेंचर्स को इशू करेंगे। हाँ जी सर, आपने बताया था, ये हम 6 केसेस कर चुके हैं। इशू हम करेंगे डिवेंचर्स को। मैंने कहा हाँ जी, ये केस तो हम कर चुके हैं। फॉर अ कंसिडरेशन, फिर सर आपने कल हमें मतलब समझाया था कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर आप किसी से कोई सामान खरीद के आते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है? कुछ रिटर्न में देना पड़ता है। हाँ जी सर, देना पड़ता है। मैंने कहा जी, सपोज करो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ये जाते हो किसी शॉपकीपर के पास, ठीक है, दुकानदार के पास, और उससे कोई प्रोडक्ट बाय करते हो। ठीक है, दुकानदार ने आपको क्या दिया सर? प्रोडक्ट दिया। ठीक है, उसने क्या दिया आपको? प्रोडक्ट दिया। अब मेरे को बताओ, क्या आपको इस प्रोडक्ट के बदले में रिटर्न में कुछ देना है? हाँ जी सर, देना है, बिल्कुल देना है। इसके बदले में रिटर्न में हम क्या देंगे? पैसे देंगे। तो इसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। मतलब जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस बाय करते हैं, या कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, सर्विस लेते हैं किसी से, तो उसके बदले में जो हम रिटर्न में देते हैं, दिस इज नोन एज कंसिडरेशन। बात क्लियर है? हाँ जी सर। लेकिन मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट ये है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन जो हो रही है, जो रिटर्न में दिया जा रहा है, वो रिटर्न में कैश नहीं दिया जा रहा, कैश के अलावा कुछ और दिया जा रहा है सर। मतलब अगर हम प्रोडक्ट खरीद के आ रहे हैं, उसके बदले हम पैसे नहीं देंगे, कुछ और देंगे। मैंने कहा हाँ जी। देखो, अब इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ये दुकानदार के पास जाता है, शॉपकीपर के पास जाता है। ये दुकानदार इसको क्या दे रहा है सर? प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, सपोज करो इसने इससे प्रोडक्ट खरीदा, पेन। क्या करा सर? पेन बाय करा। अब क्या करता है सर? इसके पास पैसे नहीं है। ये कहता है मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा रिटर्न में, तू मेरे से रिटर्न में क्या ले ले? पेंसिल ले ले। ओके, इसने उसको रिटर्न में क्या दे दिया सर? पेंसिल दे दिया। मतलब इस बार देखो, कंसिडरेशन तो हो रही है। देखो, ये प्रोडक्ट ले रहा है, बदले में कुछ दे रहा है, चाहे पैसे नहीं दे रहा, रिटर्न में कुछ ना कुछ तो दे रहा है। लेकिन मैंने कंसिडरेशन में क्या लिखा हुआ है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग मतलब कुछ रिटर्न में देना, जरूरी नहीं है पैसे देना। तो ये रिटर्न में पैसे ना दे के सर क्या दे रहा है सर? सर ये दे रहा है प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट के बदले कुछ और प्रोडक्ट दे रहा है, पेंसिल। ठीक है सर, क्या यहाँ पे मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे आप कंसिडरेशन हो रही है या नहीं हो रही? हाँ जी सर, बिल्कुल हो रही है। देखो, कंसिडरेशन ये नहीं कि जरूरी है कि हम प्रोडक्ट अगर किसी से बाय करें या कुछ भी चीज़ खरीदें, उसके बदले में हम पैसे ही दें। जरूरी नहीं है ऐसा, हम कुछ और चीज़ भी दे सकते हैं। अगर हम पैसों के अलावा कुछ और चीज़ रिटर्न में देते हैं जिससे हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर? दिस इज ऑल्सो नोन एज कंसिडरेशन। बट कंसिडरेशन कौन सी वाली सर? कंसिडरेशन इन काइंड। दिस इज नोन एज कंसिडरेशन इन काइंड। बात क्लियर होगी? दिस इज कंसिडरेशन इन काइंड। हाँ जी सर, बात क्लियर होगी। चलो, अब देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स वाले चैप्टर में इस कंसेप्ट को अप्लाई करना। इशू ऑफ डिवेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर इस कंसेप्ट को अप्लाई करना। मैंने कल आपको बताया था कि ये है एक बिजनेस, ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये कंपनी है सर बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी को खरीद रही है। मतलब क्या? ये जो बी लिमिटेड कंपनी है, ये किसकी हो जाएगी सर? ए लिमिटेड की हो जाएगी। ठीक है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। अब मेरे को बात बताओ, जो ए लिमिटेड है, अगर वो बी लिमिटेड को खरीदेगी तो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को कुछ रिटर्न में देना होगा या फ्री में खरीद लेगी इसको? नहीं सर, फ्री में कैसे खरीद सकती है?
ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी सर, मैंने कहा ये लो। अब होता क्या है सर, ए लिमिटेड को क्या देने पड़ेंगे, बी लिमिटेड को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी सर, लेकिन ना ए लिमिटेड कहती है बी लिमिटेड को, सर ऐसा है हम तुम्हारे बिजनेस को खरीद रहे हैं, हम तुम्हें रिटर्न में देंगे, लेकिन रिटर्न में पैसे नहीं देंगे। सर कंसिडरेशन हम पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। एक काम करो, हमारे पास ना हमारी कंपनी के डिबेंचर्स हैं। ओके, हमारी कंपनी के डिबेंचर हैं, हम तुम्हें अपनी कंपनी के क्या दे देते हैं, रिटर्न में डिबेंचर्स दे देते हैं। बात समझे, ये क्या कह रहे हैं सर, हम तुम्हें कैश या फिर चेक पैसे नहीं दे रहे, हम तुम्हें रिटर्न में बदले में क्या दे रहे हैं सर, डिबेंचर दे रहे हैं। ओके सर, इनको डिबेंचर लेके क्या फायदा। मैंने कहा देखो सर, बी लिमिटेड के पास पैसे आते कोई बात नहीं, नहीं आए। अब क्या हुआ सर, बी लिमिटेड को उन्होंने, ए लिमिटेड वालों ने अपनी कंपनी के क्या दे दिए, डिबेंचर दे दिए, विच इज इक्विवेलेंट टू कैश। क्या वो कैश के बराबर है। हाँ जी सर बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखो अगर बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के डिबेंचर्स आ जाएंगे तो उनको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा, पहली बात। और जब उनकी मैच्योरिटी होगी, यानी कि जब उनका पीरियड खत्म होगा, रिडेम्पशन के टाइम पे वो पैसे भी मिलेंगे जो मिलने चाहिए डिबेंचर्स के ऊपर। बात क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। तो क्या है, घाटे का सौदा नहीं सर, ये घाटे का सौदा नहीं है, विच इज इक्विवेलेंट टू कैश है, तो हम इस पे मान लेते हैं। बात क्लियर होगी। हाँ जी सर क्लियर होगी। चलो, तो आज हमने ये कंसेप्ट पढ़ना है कि कंपनी क्या करेगी, एक बिजनेस को खरीदेगी, दूसरी कंपनी उसको रिटर्न में पैसे नहीं देगी, क्या देगी, डिबेंचर्स देगी। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, थोड़े पैसे दे दे, मतलब 60% पैसे दे दे और बाकी 40% के लिए क्या कर दे, डिबेंचर्स इशू कर दे। मतलब परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, 70 70 30 कुछ भी, जो क्वेश्चन हमें बताएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने काम करना है। बात क्लियर है। चलो, अब होता क्या सर, देखो जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज करती है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करती है, यानी कि खरीदती है या उसका बिजनेस खरीदती है, तो वो दो चीजें खरीदती है उसकी। पता है आपको। हाँ जी सर पता है। क्या, पहली चीज उसके एसेट्स को बाय करती है। बिजनेस खरीदने का मतलब पता क्या होता है, किसी का अगर आप बिजनेस बाय कर रहे हो तो उस पर्सन को नहीं आप खरीद रहे, उसके बिजनेस को बाय कर रहे हो। और उसके बिजनेस को बाय करने का मतलब है आप उस बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज कर रहे हो। ओके सर, एसेट्स और लाइबिलिटी भी परचेज हो जाती है। मैंने कहा हाँ जी। अगर आप किसी का बिजनेस बाय करोगे तो बेसिकली उस कंपनी के एसेट, जिसका बिजनेस आपने बाय करा है, उस बिजनेस के एसेट सब किसके हो जाएंगे सर, आपके हो जाएंगे। और उस बिजनेस की लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी सर, आपकी हो जाएंगी। बात क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। ये देखो, अगर आपने, ये बैलेंस शीट है सर ए लिमिटेड की, सॉरी बी लिमिटेड की, और ये बैलेंस शीट है सर ए लिमिटेड की। अगर ए लिमिटेड, और आपको पता है यहाँ पे एसेट साइड होती है और ये लाइबिलिटी। ठीक है, जब आप हायर लेवल पे जाके पढ़ोगे ना, आपका कंसोलिडेशन चैप्टर आएगा, ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा वहाँ पे, जैसे मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ। देखो, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर लेती है, ए लिमिटेड ने क्या करा, बी लिमिटेड को परचेज कर लिया, मैं ऐसा लगा दूँ एरो। ठीक है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया। अब मेरे को बताओ, जो बी लिमिटेड के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो किसकी हो जाएंगी सर, एसेट्स किसकी हो जाएंगे सर, ए लिमिटेड के एसेट्स बन जाएंगे, और लाइबिलिटीज किसकी बन जाएंगी, ए लिमिटेड की बन जाएंगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बी लिमिटेड के एसेट्स होंगे और लाइबिलिटीज होंगी वो किसकी बन जाएंगी सर, वो बन जाएंगी ए लिमिटेड की। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसका बिजनेस परचेज कर लिया है और उसके बदले में उन्होंने कंसिडरेशन में कुछ दिया है। बात क्लियर होगी। हाँ जी सर क्लियर होगी। चलो सर, अब हमने क्या करना है, अकाउंटेंट गिरी, यानी कि हमें अब ये बताओ कि हमने करना क्या है। इस टॉपिक को आपने समझा तो दिया, इसके अंदर करना क्या। मैंने कहा जी आपको इसके अंदर जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, अब ध्यान से समझना। देखो, हम जो एंट्रीज पाएंगे, एंट्रीज जो हम पाएंगे वो किसकी बुक्स में पाएंगे सर, किसकी बुक्स में पाएंगे सर, जो बिजनेस खरीद रहा है, यानी कि ए लिमिटेड की बुक्स में। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज करता है तो हम एंट्रीज किसकी बुक्स में पाएंगे, ए लिमिटेड की बुक्स में पाएंगे। क्वेश्चन में हमारे पास ये आएगी। ठीक है, ये कौन है, एक्वायरर, दिस इज एक्वायरर। ए लिमिटेड कौन है, एक्वायरर। एक्वायरर मतलब जिसने बिजनेस को एक्वायर करा है दूसरे का। बात क्लियर है। अब ये एंट्रीज कैसे पाएगा। ठीक है, हम अगर अब इसकी बुक्स में एंट्री पाएं, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब मेरे को एक बात बताओ, ए लिमिटेड ने क्या खरीदा। पहली एंट्री क्या होगी सर, खरीदने की एंट्री होगी। सर ए लिमिटेड ने ना बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। मैंने कहा बिजनेस खरीदने का क्या मतलब होता है, क्या आपने उस पर्सन को खरीद लिया,
क्या आपने उस कंपनी के मेंबर्स को खरीद लिया, क्या आपने उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को खरीद लिया, क्या आपने उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को खरीद लिया, या उस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को परचेज कर लिया। सर बिजनेस खरीदने का मतलब होता है कि हमने उस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लिए। ठीक है जी, बात क्लियर है। अच्छा सर, अब मैं थोड़ी सी आपसे नॉलेज आपकी चेक करूँगा 11th क्लास की। बताओ जी, एसेट का नेचर क्या होता है? आपको पता है अकाउंट्स के अंदर 3 चीज़ें होते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। मैं सिर्फ अभी 2 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, एसेट और लायबिलिटी। सर एसेट का नेचर क्या होता है? सर एसेट का नेचर डेबिट होता है, ठीक है। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। बात क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के एसेट्स को खरीद रही है, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है, तो उसका मतलब क्या है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के एसेट्स और लायबिलिटीज को परचेज कर रही है। बात क्लियर है इतनी? अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर रही है या उसके बिजनेस को परचेज कर रही है, उसका मतलब ये है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के एसेट्स को भी बाय कर रही है और बी लिमिटेड की लाइबिलिटीज को भी बाय कर रही है। पहली बात क्लियर है? हाँ जी सर। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के एसेट्स को और लाइबिलिटीज को बाय कर रही है, तो ए लिमिटेड के पास क्या हो जाएगा? बी लिमिटेड के एसेट्स भी आ जाएंगे और लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा सर क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के एसेट्स आएंगे तो एसेट्स डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? सर अभी तो आपने बताया एसेट का नेचर डेबिट होता है, और अगर ए लिमिटेड के पास एसेट्स आएंगे बी लिमिटेड के, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात क्लियर है? मैंने कहा जी हाँ जी। तो जो भी आप एसेट्स खरीद के आओगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितने भी आप एसेट्स खरीद के आओगे वो एसेट्स सारे डेबिट हो जाएंगे। ये कौन से किसके एसेट है? सर ये ए लिमिटेड के एसेट्स नहीं है, ये तो बी लिमिटेड के हमने परचेज करे हैं। ये बी लिमिटेड के एसेट्स जो उनसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, जो परचेज करे हैं हमने, जो हमने बी लिमिटेड के एसेट्स परचेज करे हैं, ये वो है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपको मैं याद कराऊँ एक चीज़ 11th क्लास के अंदर, क्लिक करना माइंड के अंदर, आपको याद आता है, आप जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर के अंदर ओपनिंग एंट्री पाते थे, याद करो। हाँ सर याद आ गया, हम ओपनिंग एंट्री पाते थे, याद है आपको? क्वेश्चन सबसे पहली एक एंट्री देता था क्वेश्चन के अंदर, क्या सर आप इलस्ट्रेशन करते थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे, पहला पॉइंट ही वो देता था कि कैश कंपनी के पास, कैश इस एंटिटी के पास है, इस पर्सन या प्रोपराइटर के पास है, अपना डेटर्स एक्स वाई ए हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, फर्नीचर है। आप क्या करते थे बताओ? उस एंट्री के अंदर आपको क्या सिखाया जाता था कि सारे एसेट्स डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में डाल दो। याद आ गई? हाँ जी सर। क्या एक बार फिर दोबारा बोलो सर? सारे एसेट्स डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो और जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कैपिटल में डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या होती है? कैपिटल। सर यहाँ पे भी वही काम करना है। देखो, जितने आपने बी लिमिटेड के एसेट्स खरीदे वो ए लिमिटेड अपनी बुक्स में डेबिट कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट होता है और आप परचेज करके आ रहे हो तो एसेट्स आपके पास आ रहे हैं। बात क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, तो सर अगर हम बी लिमिटेड की लाइबिलिटीज खरीदेंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे? मैंने कहा हाँ जी। अगर आप बी लिमिटेड की लाइबिलिटीज खरीद के आए हो तो उस लाइबिलिटीज को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्यों क्रेडिट कर दोगे सर? क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है और आपको क्रेडिट इसलिए करना पड़ा, क्रेडिट लाइबिलिटीज आपको पे करनी होती हैं। तो अगर बी लिमिटेड की लाइबिलिटीज आज के बाद आपने खरीद ली तो जो बी लिमिटेड ने जिन लोगों के पैसे देने थे, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता था? अमाउंट विच वी हैव टू पे टू अदर्स, जो हमें दूसरों को देनी है। अगर बी लिमिटेड ने अमाउंट किसी और को देनी थी और वो लाइबिलिटीज ए लिमिटेड ने खरीद ली, तो अब वो पैसे किसने देने हैं? बी लिमिटेड ने देने हैं, ए लिमिटेड ने देने हैं? सर अब वो ए लिमिटेड ने देने हैं लोगों के। तो ए लिमिटेड अपनी लाइबिलिटी बना लेगी? हाँ जी सर बना लेगी। लाइबिलिटी का नेचर बताओ? सर लाइबिलिटी का नेचर आपने बताया क्रेडिट होता है, तो मैंने देखो कर दिया क्रेडिट। बात क्लियर होगी? आपको एंट्री कैसे याद रहेगी? जब भी आप कंसेप्ट याद रखना, जब भी आपके पास कंसेप्ट आएगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो पहली एंट्री, ये बात ध्यान रखना, सबसे पहली चीज हम एंट्रीज किसकी बुक्स में पाएंगे? हाँ सर, हम इस चैप्टर के अंदर एंट्रीज पाएंगे एक्वायरर, यानी कि जो बिजनेस परचेज कर रहा है उसकी बुक्स में। और पहली एंट्री क्या पड़ेगी? सर सारे एसेट्स डेबिट कर दो जो हम खरीद रहे हैं। किसके एसेट्स खरीद रहे हैं? सर बी लिमिटेड के, जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं। और सारी लाइबिलिटीज उनकी, सारे एसेट्स डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटी जो हम खरीद रहे हैं वो क्रेडिट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट होता है और वो एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं। लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है तो उनको क्या कर दो सर? क्रेडिट कर दो। क्योंकि आज के बाद अब वो लाइबिलिटीज बी लिमिटेड ने नहीं देनी, किसने देनी है? ए लिमिटेड ने देनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका बिजनेस खरीद लिया है। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। बात क्लियर? हाँ जी सर क्लियर होगी। चलो लिखना है सर। हाँ अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं,
अब यहाँ पे आके देखेंगे क्या, देखो सर एसेट्स और लाइबिलिटीज तो हो गया। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आपने ए बी लिमिटेड के बिजनेस के 1 लाख के एसेट्स खरीदे, ठीक है, और 30,000 की लाइबिलिटीज खरीदी। आपने ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सारी एक चीज़ इसके ऊपर कंसेप्ट आधा घंटा समझाऊंगा अच्छे से, फिर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ आएंगी, फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपने सन्ड्री एसेट्स कितने के खरीदे सर? 1 लाख रुपए के, ठीक है, बी लिमिटेड के। आपने 1 लाख रुपए से एसेट्स को डेबिट कर दिया। आपने लाइबिलिटीज कितने की खरीदी सर? लाइबिलिटीज हमने 30,000 की खरीदी, हमने 30,000 से लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, ठीक है सर। सर अब 70,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्या कैपिटल में भेज दें क्या? मैंने कहा नहीं जी, इस चैप्टर के अंदर आप कैपिटल में नहीं भेजोगे। क्या करोगे, देखो अगर आपने 1 लाख के एसेट्स खरीदे, ठीक है, और 30,000 की लाइबिलिटीज खरीदी, तो आपने नेट बिजनेस खरीदने का खरीदा। मेरे को बताओ सर, मैं आपको बताऊं, आपने 1 लाख के एसेट्स खरीदे और आपने लाइबिलिटीज भी खरीद ली, तो आपने 30,000 की लाइबिलिटीज खरीदी, तो आपने बिजनेस पता 1,30,000 का खरीद लिया। मैंने कहा नहीं जी, ऐसे नहीं करना। आप बताओ एसेट्स हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद और लाइबिलिटीज हमारे लिए क्या है सर? नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद के आया हूं और उस बिजनेस से मेरे को 1 लाख के एसेट मिले तो मैं पहले खुश होऊंगा, लेकिन 30,000 रुपये का अपने दिमाग पे बर्डन भी तो उठा लाया। अब वो 30,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे? वो बी लिमिटेड देगी या ए लिमिटेड को ही देने पड़ेंगे सर? ए लिमिटेड को। तो आप मेरे को बताओ नेट में आप बिजनेस कितने का खरीद के आए हो सर? आप नेट में खरीद के आए हो बिजनेस 1 लाख के एसेट्स, माइनस करो लाइबिलिटीज आप कितनी खरीद लाए? बर्डन। लाइबिलिटी का मतलब होता है बर्डन, नुकसान झेल लाए। अगर आपने 1 लाख के एसेट्स खरीदे तो 30,000 की लाइबिलिटीज भी तो उठा लाए। तो अब आपने नेट बिजनेस कितने का खरीदा सर? 70,000 का। बात क्लियर है? बोलो जी, इतनी बात क्लियर है? अगर आप 1 लाख रुपए के क्या खरीद के आए? एसेट्स खरीद के लाए, 30,000 रुपये की लाइबिलिटी भी दिमाग पे चढ़ा लाए, तो आपके पास नेट आपने बिजनेस कितने का खरीदा सर? 130 का नहीं खरीदा, प्लस ना कर देना, माइनस करेंगे, क्योंकि 1 लाख तो हमारे पास एसेट्स आए, लेकिन 30,000 जो उन लोगों ने पे करने थे अब हमें पे करने पड़ेंगे, तो ये हमारा नुकसान होगा। तो नेट हमारे पास कितने का बिजनेस आया सर? नेट हमारे पास बिजनेस जो आया है वो 70,000 का आया है। बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। बोलो सर। हाँ जी सर। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोचो, सपोज करो कि आपने क्या करा, 100 रुपीज़ की टिकट खरीदी है, ठीक है, और वो लॉटरी की टिकट थी, ठीक है, और आपको सपोज करो उसके अंदर से 1,000 का प्राइस निकल गया। अब आप बताओ आपको फायदा कितने का हुआ? 1,000 का फायदा बताओगे या फिर कहोगे इसका ना 100 रुपये प्लस भी कर लो 1,100 का? नहीं सर, ये गलत चीज़ है। 1,000 कहोगे? नहीं सर, ये भी गलत है। सही क्या है फिर सर? सही ये है कि 1,000 का हमें फायदा हुआ, 100 रुपये हमने लगा भी तो दिए थे टिकट परचेज करने में, तो 900 रुपीज़ का हमें क्या हुआ सर? फायदा हुआ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा अगर आपने किसी का बिजनेस खरीदा, 1 लाख का एसेट्स खरीदे और 30,000 की उसकी लाइबिलिटीज खरीदी, तो नेट बिजनेस कितने का खरीदा सर? 70,000 का। बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो अच्छा सर, यानी कि आपको क्रेडिट में 70,000 लिखना है। मैंने कहा हाँ जी, आप समझ गए। क्या कैपिटल में लिखना है? मैंने कहा नहीं जी, कैपिटल में नहीं लिखना। क्या नहीं करना सर? कैपिटल में नहीं लिखना। आप इसको किस में लिखेंगे? टू बी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। ओके सर, ये बी लिमिटेड क्यों लिखा है? मैंने कहा इसलिए लिखा है, देखो अब इस एंट्री को कैसे रीड करना। 1 लाख के एसेट्स खरीदे, हाँ जी सर, 30,000 की लाइबिलिटीज खरीदी, हाँ जी सर, यानी कि नेट बिजनेस कितने का खरीदा? 70,000। किसका बिजनेस खरीदा सर? बी लिमिटेड का। यानी कि बी लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं सर? 70,000। मतलब बी लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं सर? 70,000। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस पर्सन के या जिस कंपनी के हमने पैसे देने होते हैं वो हमारा एसेट होता है या लाइबिलिटी होती है सर? वो हमारी लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है सर? लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो बी लिमिटेड का अगर मैंने बिजनेस खरीदा है, मैंने नहीं, मतलब ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है, तो ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड क्या है सर? लाइबिलिटी है। कितने की लाइबिलिटी है सर? 70,000 की। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसका 1 लाख का बिजनेस खरीदा और 30,000 रुपए की लाइबिलिटीज खरीदी, तो उसके 70,000 देने बनते हैं। यानी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 70,000 देने हैं, और ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड लाइबिलिटी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि पैसे देने हैं। 70,000 बिजनेस खरीदा है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, 70,000। ठीक है जी। तो ये लाइबिलिटी क्या होती है सर? लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। इस वजह से बी लिमिटेड को क्रेडिट करना पड़ा इस एंट्री के अंदर। एंट्री समझ आ गई? 1 लाख के एसेट्स खरीदे, 30,000 की लाइबिलिटी खरीदी, 70,000 देने हैं इस एसेट्स और लाइबिलिटी के बदले में। किसको? बी लिमिटेड को।
बात क्लियर होगी। नरेशन अभी मैं सारे नोट्स में लिखवाऊंगा, अभी आप पहले एंट्री समझो। बात क्लियर होगी। ये केस पहला समझ आया जो मैंने बिल्कुल आसान समझाया? बोलो जी। हाँ जी। चलो, अब कभी कभार क्या होगा सर, अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ, मैं अगली चीज़ समझाता हूँ। अब आगे क्या होगा सर, कभी कभार क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको कंसिडरेशन की अमाउंट दी होगी, ठीक है जी। बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कंसिडरेशन इसे कहते हैं सर, कंसिडरेशन, ठीक है। कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके, मतलब एसेट्स इतने ही खरीदे, लाइबिलिटीज इतनी ही खरीदी, माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितने पैसे देने हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा, कंसिडरेशन गिवन होगी, मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं है कंसिडरेशन। उस वाले केस में क्या था, जो मैंने ये वाला केस कराया आपको, इसके अंदर कंसिडरेशन गिवन नहीं थी, कंसिडरेशन इज नॉट गिवन, ठीक है, नॉट गिवन। आपने खुद निकाली, कैसे निकाली, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। लेकिन अब मैं आपको एक केस ऐसा बनाता हूं कि कंसिडरेशन गिवन होगी। इफ कंसिडरेशन इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, इफ कंसिडरेशन इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, अगर आपको कंसिडरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो तब क्या करेंगे। अब कैसे बनेगा सर ये क्वेश्चन, देखो सपोज करो क्वेश्चन ये कहता है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीदा, चलता हुआ बिजनेस खरीदा, ठीक है। और बी लिमिटेड के जो एसेट्स परचेज करे वो 10 लाख रुपीज़ के करे, और जो लाइबिलिटीज़ परचेज करी वो परचेज करी 4 लाख रुपीज़ की, ठीक है। और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में ये तय हुआ कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदेगी 15 लाख का। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदेगी 15 लाख रुपए का, और एसेट्स और लाइबिलिटीज ये खरीदेगी, ठीक है। मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को बिजनेस खरीदने के बदले 15 लाख रुपए देगी। सर ये मतलब नहीं समझ आया, ये तो समझ आया, ये क्या मतलब है। मैंने कहा इस बार क्वेश्चन ने कंसिडरेशन खुद ही बता दी। क्वेश्चन आपको ये लाइन लिख के देगा कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीदा है, चलता हुआ बिजनेस खरीदा है 15 लाख रुपए का। सर 15 लाख रुपए का खरीदा है तो फिर एसेट्स और लायबिलिटी, मैंने कहा अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदेगी और उसके बदले में अगर 15 लाख देगी तो क्या उसके एसेट्स और लायबिलिटी नहीं लेगी। ठीक है सर। तो मतलब सर इस बार क्वेश्चन ने कंसिडरेशन खुद ही बता दी। मैंने कहा हाँ जी, इस बार आपको कंसिडरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, इस बार क्वेश्चन ने ही कंसिडरेशन बता दी। अगर ये ना बताता तो आप क्या करते सर, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते और कंसिडरेशन निकाल लेते। तब आप क्या कहते हैं सर, 10 लाख के एसेट खरीदे हैं, 4 लाख की लायबिलिटी खरीदी है, तो यानी कि 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख रुपए देने बनते हैं। मैंने कहा नहीं, इस बार ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस बार क्वेश्चन ने ही बता दिया कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में ये तय हुआ कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदेगी। बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है सर, उसके एसेट्स और लायबिलिटी खरीदेगी और उसके बदले में उसको 15 लाख रुपए देगी। तो ये कंसिडरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी आपको इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आए तो आपने पहले क्या पहचानना है कि क्वेश्चन में कंसिडरेशन गिवन है या नहीं गिवन। अगर गिवन होगी तो ये कंसेप्ट लगाना है, और अगर नहीं गिवन होगी तो ये आसान सा जो मैंने कर दिया, ठीक है जी। इसमें कंसिडरेशन आप खुद निकाल दोगे बैलेंसिंग फिगर, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो सर इसके अंदर क्या करना होगा, मैंने कुछ नहीं करना, बस वही एंट्री पानी है। देखो जो एसेट्स खरीदे, सेंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। एसेट्स कितने के खरीदे, 10 लाख की, लायबिलिटीज कितने की खरीदी, 4 लाख। अब बताओ क्या मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर दूं बी लिमिटेड में, बोलो क्या मैं बी लिमिटेड में बैलेंसिंग ट्रांसफर कर दूं। क्यों सर मजाक कर रहे हो, आपने खुद तो बताया कि इसके अंदर बैलेंसिंग फिगर नहीं डालनी। इस बार क्वेश्चन में गिवन है कंसिडरेशन 15 लाख, ओके। तो यहाँ पे मैं बी लिमिटेड लिखूंगा तो कितनी अमाउंट ट्रांसफर करूंगा सर, बी लिमिटेड में आप 15 लाख अमाउंट ट्रांसफर करो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीदा और बी लिमिटेड को ए लिमिटेड कितने पैसे देने के लिए तैयार है उस रनिंग बिजनेस के बदले में, 15 लाख। तो बी लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं सर, 15 लाख रुपए। कितने पैसे देने हैं सर, 15 लाख, ठीक है जी। तो बी लिमिटेड कितने से क्रेडिट हो गया, 15 लाख रुपए से। बात क्लियर है? हाँ जी सर। सर ये एंट्री तो टैली नहीं हो रही। मैंने कहा हाँ जी, ये एंट्री टैली नहीं हो रही, अभी इसको टैली करवाते हैं। मैं आपसे ना एक चीज पूछना चाहता हूँ, पहले उस एंट्री को टैली करवाने से पहले मेरे को सोच के बताना। मेरे को एक बात बताओ, आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, शॉप पे जाते हो, और वहां से ना वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, ठीक है। अब मेरी बात समझना,
जैसे मैं आपको एम आई फ़ोन्स का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको पता है जब ये एम आई, Xiaomi वगैरह इसके जो का नाम है कंपनी का, जब आज से 4 से 5 साल पहले की बात करूँ, नहीं 4 से 5 साल भी हो जाएगा, हाँ 2016 के आसपास आई थिंक, ये 2015 के आसपास एम आई आया था, ठीक है, हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर। तो मतलब ये मान के चलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब इसके मोबाइल आए थे, क्या ये मार्केट के अंदर बिकते थे? क्या ये नॉर्मल जैसे आपको फ़ोन्स मार्केट में दिख जाते हैं, शॉप्स पे अवेलेबल हो जाते थे? नहीं सर, इजीली अवेलेबल नहीं होते थे मार्केट के अंदर। अच्छा, तो इनकी सेल कैसे होती थी सर? ऑनलाइन सेल होती थी। अच्छा, क्या ऑनलाइन में भी इनका स्टॉक मिल जाता था? अगर किसी ने आज खरीदना है तो उसको मिल जाता था? नहीं सर, बड़ा मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था? इनकी वेडनेसडे को सेल लगती थी दोपहर को 12 बजे, और ये मान के चलो 12-1 पे इनका स्टॉक आउट हो जाता था, ठीक है जी। सारा स्टॉक क्या हो जाता था? आउट हो जाता था, मतलब सेल हो जाता था। फिर आपको पता है सर इसकी क्या होती थी? सर इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी। क्या ब्लैक मार्केटिंग होती थी सर? जिनका ऑनलाइन सेल बुक होगी, अगर उसने अपने पास मोबाइल नहीं रखना, तो सपोज करो उसने 10,000 का फ़ोन खरीदा, मोबाइल खरीदा, वो 10,000 का फ़ोन क्या करता था, लोगों को जिसको चाहिए होता था, जिसको ये फ़ोन बहुत पसंद है, उसको कितने का बेच देता था? 2,000 के फ़ायदे पे बेच देता था, 12,000 रुपये में 2,000 का मुनाफा कमाता था। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। क्यों करता था सर? सर वो इसलिए करता था कि वो फ़ोन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं और उस फ़ोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़ोन की सप्लाई इतनी नहीं है, इस वजह से उसका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता था। मैं ये बात समझाऊँ आपको, ये समझ आ गई चीज़? हाँ जी सर। तो मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप 10,000 के फ़ोन के बदले में 12,000 देने के लिए तैयार हो, अगर कोई पर्सन 10,000 के फ़ोन के बदले में 12,000 रुपये देने के लिए तैयार है, तो उसका मतलब क्या है? इसकी फ़ोन क्या है? एम आई फ़ोन क्या है? बहुत अच्छा है। एम आई फ़ोन क्या है सर? अच्छा है। एम आई फ़ोन क्या है सर? बहुत अच्छा है। एम आई कह लो या वो फ़ोन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। किसी और को किसी और कंपनी का पसंद हो तो एम आई दिल पे ना लेना, कोई और अपना नाम सेट कर लेना एग्जाम्पल में। जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया क्योंकि इस कंपनी ने ऐसा करा था, ठीक है जी। इस कंपनी ने बिल्कुल भी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट नहीं निकाले, ऑनलाइन सेल करी, इस वजह से ब्लैक मार्केटिंग हुई। लेकिन अब मोबाइल जो से इनके मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। देखो जी, लेकिन जो भी नवा लॉन्च करते हैं ये ऑनलाइन ही लॉन्च करते हैं पहले। अब इनका एम आई 10 आने वाला है, ठीक है ना, 50,000 का फ़ोन है, तो पहले ऑनलाइन ही निकलेगा अमेजोन पे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, 10,000 रुपये का फ़ोन के बदले में अगर आप 12,000 रुपये देने के लिए तैयार हो, तो ज़रूर उसके अंदर कुछ खास बात होगी। हाँ जी सर, बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, ठीक है, और उस बिजनेस के आप एसेट्स खरीद रहे हो 10 लाख के और लाइबिलिटीज खरीद रहे हो 4 लाख के, तो एक बार रफ में सोचना, अगर इसके अंदर कंसिडरेशन ना गिवन होती क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पैसे कितने देने बनते थे सर? ये तो साफ सीधी बात है, अगर हम किसी बिजनेस के एसेट्स 10 लाख के खरीद रहे हैं और लाइबिलिटीज हम उसकी 4 लाख की खरीद रहे हैं, तो हमारे हिसाब से उसके पैसे देने बनते थे 6 लाख रुपए। कंसिडरेशन कितने पैसे देने बनते थे? 6 लाख रुपए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 लाख के एसेट खरीद के आए हो फायदे, तो 4 लाख का नुकसान भी तो खरीदा है, तो आपको नेट फायदा कितने का हुआ सर? 6 लाख का। तो देने कितने बनते थे सर वी लिमिटेड को पैसे? 6 लाख। लेकिन कंपनी को हम देने के लिए कितने तैयार है? क्वेश्चन में कितना गिवन है सर? 15 लाख। अगर आप 6 लाख के बिजनेस के बदले में किसी को 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, तो जरूर उस बिजनेस में कुछ खास बात होगी, है सर। ये क्या खास बात है? अगर 6 लाख के बदले में 15 लाख देने के लिए तैयार हो, तो इसमें क्या खास बात है सर? एक चैप्टर याद करो जो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, एक टॉपिक आपके लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके सर, हमें याद आ गया सर। अगर हम 6 लाख के बिजनेस के बदले में 15 लाख देने के लिए तैयार हैं, तो जरूर उस बिजनेस की मार्केट के अंदर गुडविल होगी, और हम वो गुडविल परचेज कर रहे हैं। अच्छा सर, हमें याद आ गया सर, वो वाले चैप्टर के अंदर आपने बताया था, गुडविल वाले चैप्टर के अंदर, अगर हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं या फिर किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं, या फिर अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उस बिजनेस का, उस प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 10 रुपये है, अगर हम उस प्रोडक्ट के लिए 15 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं या लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें दे दो, चाहे 15 रुपये ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, तो जरूर उस प्रोडक्ट की कुछ खास बात होगी, और उस खास बात को हम क्या कहते थे सर? गुडविल कहते थे। याद आ गया? मैंने आपको मैकडी का एग्जांपल दिया था, याद आ गया? हाँ जी सर, मैकडी का आपने एग्जांपल दिया था, मैकडी का आपने बर्गर का एग्जांपल दिया था। हाँ जी सर, मैंने आपको बताया था सर, मैकडी का जो बर्गर एक नॉर्मल बनता है, या फिर जो आप 200 वाला बर्गर उसका खरीदते हो, तो उस बर्गर को बनाने में कॉस्ट कितनी आती होगी सर? मुश्किल से 80 रुपीज़। लेकिन उस 80 रुपीज़ के प्रॉफिट मार्जिन को इतना बढ़ा के वो 200 का बेचते हैं, और लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं ईजिली, और दिन के पता नहीं कितने बर्गर्स बिकते हैं उनके। तो ये क्यों हो रहा है सर? ऐसा 80 वाला बर्गर 200 रुपीज़ का क्यों बिक रहा है सर? वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि उस बिजनेस की गुडविल अच्छी है। हाँ सर, मैकडी का नाम सुनते हमारे दिमाग में क्या आता है सर? अच्छी कंपनी होगी, बर्गर भी अच्छा होगा तो खरीद लो,
क्यों? उसकी गुडविल ऐसी बनी हुई है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उसको मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे डाल रखा है पूरा, आप वहाँ से देख लेना। वैसे इसके अंदर इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, बस एक वर्ड यूज़ होगा गुडविल। मैंने आपको बात बता दी गुडविल क्या होती है सर। एक खास बात होती है कि मतलब हम कहते हैं ना इस मार्केट के अंदर इस पर्सन की गुडविल बहुत अच्छी है। गुडविल का मतलब कि अगर हम उससे सामान लेने जाएंगे या वो पर्सन अगर वैसी बात बोलेगा तो सारी उसकी बात मान लेंगे। बात क्लियर है? मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपकी कॉलोनी के अंदर 3 शॉप्स हैं और तीनों एक जैसा सामान बेचते हैं। ठीक है, ये सपोज करो डेली ग्रोसरीज का सामान बेचते हैं। तो ग्रोसरीज का जो सामान कहते हैं, आप जो सा कस्टमर आइए, हमेशा ज़्यादातर कस्टमर या आप हमेशा इसी दुकान पे क्यों जाते हो खरीदने? सर वो इसलिए जाते हैं सर, इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। गुडविल यानी कि ये बोलता बहुत अच्छे से है, सामान बहुत अच्छा सप्लाई करता है। बात क्लियर होगी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हो, जितनी की वो वैल्यू है उससे भी ज़्यादा पैसे देने के लिए अगर आप तैयार हो जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं है सर। मार्केट वैल्यू नहीं, उसकी गुडविल अच्छी है सर। उसकी गुडविल क्या है सर? अच्छी है। बात क्लियर होगी? जी सर, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो मैं भी आपको यहाँ पे यही समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपने 10 लाख का बिजनेस एसेट खरीदे और 4 लाख की लाइबिलिटी खरीदी, तो 6 लाख असूलन देने बनते थे, लेकिन आप फिर भी 15 लाख दे रहे हो, तो जरूर आप उसकी क्या खरीद रहे हो सर? गुडविल खरीद रहे हो। तो सर मैंने उस चैप्टर में आपको बताया था गुडविल फर्म का ना एसेट होता है, बिजनेस का क्या होता है सर? एसेट होता है। अच्छा, तो सर एसेट क्या होता है सर? एसेट का नेचर बताओगे मेरे को? सर एसेट का नेचर ना डेबिट होता है। तो यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इस एंट्री के अंदर गुडविल को डेबिट होना चाहिए? मैंने कहा हाँ जी डेबिट होना चाहिए। मैं अगर ना भी कहूँ तब भी आप देख सकते हो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है सर? बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट में ही आ रही है। मैंने कहा उसे गुडविल में ट्रांसफर कर दो। और क्यों ट्रांसफर कर दो सर? मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आपको बात समझ आ गई? लॉजिक बता दिया, आप खुद चेक कर सकते हो। आप अब अकाउंटेंट बन रहे हो एक अच्छे से, आपको खुद रीड करने आनी चाहिए अकाउंट्स कैसे। कि देखो अगर हमने किसी बिजनेस के 10 लाख के एसेट खरीदे और 4 लाख की लाइबिलिटीज खरीदी, तो असूलन उसके पैसे कितने देने बनते थे सर? 6 लाख देने बनते थे, लेकिन हम उसको फिर भी कितने पैसे दे रहे हैं सर? 15 लाख। अगर 6 लाख की चीज के बदले में 15 लाख रुपए दे रहे हो, तो फालतू 9 लाख क्यों दे रहे हो सर? उस बिजनेस की गुडविल होगी इसलिए हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम 9 लाख रुपए फालतू देंगे तो हो सकता है कि उसकी गुडविल से हमें अपने बिजनेस चलाने में हेल्प हो जाए। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर क्लियर होगी। तो लिखो जी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ? बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी सर? 9 लैक्स। तो ये क्या आ गई सर? बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ गई। बात क्लियर होगी? ओके जी, हाँ जी। अच्छा सर, अब हमारे दिमाग में ना ये हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि हम एसेट और लाइबिलिटी खरीदे 6 लाख के, लेकिन उस बिजनेस वाले को हम 3 लाख रुपए दें कंसिडरेशन में। हाँ जी सर, ऐसा भी हो सकता है। वो ऐसा सर सिर्फ मार्केट के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत रेयर होता है, लेकिन हाँ किताबों में आपकी बुक्स जो क्वेश्चन है वो ऐसा करवा देता है। ठीक है, जो अब मैं अगला केस इसी के जैसा करवाने जा रहा हूँ ना, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये जो बी लिमिटेड को पैसे दे रहे हैं मैं बहुत कम कर दूंगा। मतलब जितने देने बनते थे उससे भी कम दे रहे हैं।